हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फंक्शंस। फंक्शंस को पढ़ने के लिए हमें सेट की ज़रूरत, हमें रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट भी लिखा है और रिलेशन भी लिखी है यहाँ पे। तो फंक्शन को पढ़ने के लिए पहले हमें रिलेशन, पहले हमें सेट की ज़रूरत पड़ती है। इसको जानने से पहले अगर हम बात करेंगे फंक्शंस की, फंक्शन इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, इस तरीके से आप समझिए कि जो कैलकुलस है ये मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। मैथमेटिक्स जो है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है अलजेब्रा या होता है कैलकुलस। कैलकुलस भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है मैथमेटिक्स का। कैलकुलस के अंदर हम फंक्शंस पढ़ते हैं, इस लिहाज से मैंने कैलकुलस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। कैलकुलस में हम पढ़ते क्या है, कैलकुलस में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंटीग्रल्स और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं। इंटीग्रल्स किसके बारे में हमें बताते हैं, इसमें हम एरिया या वॉल्यूम के मतलब हम पढ़ते हैं। जो कि हमारे यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशियबिलिटी में हम टेंजेंट के नेचर के मतलब हम पढ़ते हैं, नॉर्मल के मतलब हम पढ़ते हैं, कर्व का जो स्लोप होता है उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं, या अगर हम मैक्सिमा निकालना होता है या अगर मिनिमा निकालना पड़ता है किसी फंक्शन का, ये हम सारे डिफरेंशियबिलिटी में हम पढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई। जो इंटीग्रल्स में हम वॉल्यूम्स के मुतालिक, एरिया के मुतालिक पढ़ते हैं, जो कि डिफरेंशियबिलिटी है। डिफरेंशियबिलिटी में हम स्लोप, टेंजेंट, नेचर ऑफ कर्व या मैक्सिमा और मिनिमा के मुतालिक पढ़ते हैं। ये इंटीग्रल्स और डिफरेंशियबिलिटी किसके पार्ट है, ये खुद कैलकुलस के पार्ट है। ये जो खुद कैलकुलस के पार्ट है, इनके अंदर फंक्शन का इस्तेमाल होना, तो उस लिहाज से मैंने फंक्शन को कैलकुलस में थोड़ी सी इंक्लूड किया कि फंक्शंस कैलकुलस में इस्तेमाल होते हैं। कैलकुलस सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अगर कैलकुलस को सीखना है तो पहले हमें जो सबसे बेसिक पोर्शन है वो है फंक्शंस। अगर हमने फंक्शंस को नहीं सीखा तो कैलकुलस हमारा सबसे वीक पड़ेगा। कैलकुलस को मजबूत रखने के लिए हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो फंक्शन जितना हमारा मजबूत होगा उतना हमारा इंटीग्रल, उतना हमारा डिफरेंशियबिलिटी, उतना हमारा कैलकुलस मजबूत पड़ेगा। तो जो हमारा कैलकुलस है, कैलकुलस के मुतालिक इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड इट्स बिहेवियर। फंक्शन के मुतालिक पढ़ना और उसके बिहेवियर के मुतालिक पढ़ना। जैसे कि फंक्शंस इंटीग्रल्स और डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ते हैं, इनमें फंक्शन का इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे जो बिहेवियर है मतलब टेंजेंट के मतलब पढ़ना, नेचर ऑफ कर्व के मतलब पढ़ना, मैक्सिमा के मतलब पढ़ना, मिनिमा के मतलब पढ़ना, या एरिया और वॉल्यूम के मतलब पढ़ना, इसको बोलते हैं बिहेवियर। तो इसीलिए मैंने बोला कैलकुलस जो है ये है स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड इट इज बिहेवियर। अब बात है फंक्शन की। फंक्शन को सीखने के लिए पहले हमें सेट की ज़रूरत पड़ती है और रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब सेट क्या है, रिलेशन क्या है। सेट में भी डोमेन आ रहा है, सेट में भी कोडोमेन आ रहा है, सेट में भी रेंज आ रहा है। और रिलेशन क्या है, अगर हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन में रिलेशन इस्तेमाल होता है, फंक्शन में सेट इस्तेमाल हो रहा है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को सीखने के लिए हमें सेट और रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब सेट होता क्या है, सेट का मतलब है एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एनी, एनी का मतलब है हर कोई। फिर मैंने लिखा है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है एग्जैक्ट एंड प्रोसाइज, जिसकी पक्की सी पक्की इंफॉर्मेशन हमारे पास हो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। फिर होता है नॉन वेल डिफाइंड। नॉन वेल डिफाइंड का मतलब है जिसके मुतालिक हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो उसको बोलते हैं नॉन वेल डिफाइंड। जैसे कि वेल डिफाइंड, मेरी जो हाइट है वो है 7 फीट, मैंने मेजरमेंट किया है फिर लिखा है, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है हमारे क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं जो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट है, यानी कि जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो हमारे पास वेल डिफाइंड है।
अब नॉन वेल डिफाइंड का मतलब है अगर हमारे पास कंट्री है, कंट्री में अगर हम सबसे टाल मैनर से उनकी लिस्ट बनाएंगे, ये तो नामुमकिन है। इसको बोलते हैं नॉन वेल डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉन वेल डिफाइंड। तो मैंने वेल डिफाइंड की मीनिंग बताई। वेल डिफाइंड का मतलब है एग्जैक्ट एंड प्रोसाइज। तो सेट क्या होता है? सेट होता है एनी कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन होना किसकी? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। कोई भी कलेक्शन होना वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि कोई भी कलेक्शन होना ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होने चाहिए, इनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सेट। जो हम सेट की रिप्रेजेंटेशन है वो इन सेट्स के अंदर लिखते हैं। यानी कि सेट को अगर हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम ऐसे ब्रैकेट्स से शुरू करते हैं, फिर इसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। ये सेट की नोटेशन होती है। तो सेट होता क्या है? कोई भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट इसकी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होने चाहिए, इसको बोलते हैं सेट। आइए आपको सेट की डेफिनेशन समझ। ठीक, अब जो सेट है, सेट की कुछ फॉर्में होती है। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्म होती है सेट लिस्टिंग फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम सेट लिस्टिंग फॉर्म की बात करेंगे, सेट लिस्टिंग फॉर्म का मतलब है सेट को रिप्रेजेंट करना लिस्ट में। यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करना लिस्ट में मतलब क्या है? यानी कि सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को एलिमेंट की वाइज से लिस्ट करना, इसको बोलते हैं सेट लिस्टिंग फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट ए ले लिया, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी कि इस सेट में मैंने एलिमेंट्स लिए लिस्ट में, इसको बोलते हैं सेट लिस्टिंग फॉर्म। इस सेट में मैंने एलिमेंट्स लिए, वो एलिमेंट्स मैंने लिस्ट में लिए, इसको बोलते हैं सेट लिस्टिंग फॉर्म। अब जो हमारे पास है वह है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? जो सेट लिस्टिंग के एलिमेंट्स है, इनको कुछ नोटेशन देना, इनकी कुछ रिप्रेजेंटेशन देना, इनकी कुछ रिलेशन देना, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने ऊपर एलिमेंट्स लिए इस सेट में, ये मैंने लिए 1 2 3 4 5, यानी कि मैंने नेचुरल नंबर लिए, नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर 2 3 4 5, यानी कि मैंने 5 नेचुरल नंबर लिए, इनको मैंने लिस्ट में लिया, लिस्ट में लिखा, इसको बोलते हैं सेट लिस्टिंग फॉर्म। अब इसी सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। हमारे पास यहाँ पे है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट ए इज इक्वल टू, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करना, एलिमेंट्स लिखना, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है फिर इनकी प्रॉपर्टी क्या है? एलिमेंट जो मेरे पास है वो है नेचुरल नंबर, ठीक, और वो जो नेचुरल नंबर है वो 6 से छोटे हैं। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है, जो ऊपर मैंने सेट लिस्टिंग फॉर्म लिखी, यानी कि इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है कि वो नेचुरल नंबर है और वो नंबर्स 6 से छोटे हैं, है ना। मैंने ऊपर एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5, वो तो सारे 6 से छोटे हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल और एक बार x इज नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। ऊपर मैंने एलिमेंट 1 लिया, यानी कि 1 इज नेचुरल नंबर, वो तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब है जो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 अप टू सो ऑन, यानी कि 1 इज नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन 6, ठीक। फिर सेकंड एलिमेंट आता है 2 इज नेचुरल नंबर, 2 इज लेस देन 6। फिर आता है 3 इज नेचुरल नंबर, 3 इज लेस देन 6। फिर आता है 4 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी 6 से छोटा है। फिर 5 और 5 भी,
यानी कि ये होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इसको ऊपर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना किसी फॉर्म में, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन। अब जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास रिलेशन। सेट हमने पढ़ा, अब रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन होता क्या है देखो, रिलेशन का मतलब है कोई भी रोल, कोई भी रोल, यानी कि हमारे पास रोल ठोस के नहीं दिया हुआ है, कोई भी रोल की बात कर रहा है जिस रोल के तहत इस सेट के एलिमेंट इस सेट से रिलेट होंगे। कोई भी रोल जिस रोल के तहत इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट होंगे उसको बोलते हैं रिलेशन। यानी कि जो इस सेट की एलिमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा है। इसमें सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें थोड़े से भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 6 एलिमेंट है, ये 6 रिलेशन देगा, या अगर इसमें 6 एलिमेंट्स है, ये 4 होंगी या 3 की या 2 की रिलेशन देगा। ठीक, यानी कि any rule which relates elements of set A to set B is called a relation। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले ली, एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया सेट ए। सेट तो मैंने पहले सिखाया सेट होता क्या है, फिर मैंने सेट बी लिया। रिलेशन क्या है मैंने बताई, रिलेशन मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया, यानी कि सेट ए में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, फिर सेट बी में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 9। ठीक, सेट ए में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, सेट बी में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 9। फिर जो रिलेशन मैंने डिफाइन की वो एक्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब है 1 एलिमेंट 1 स्क्वायर से रिलेट होगा, 1 से 2 एलिमेंट किसके साथ रिलेट होगा, 2 स्क्वायर से। 2 स्क्वायर का मतलब है 4, 3 किसके साथ रिलेट होगा, 3 स्क्वायर से, इसको बोलते हैं 9। तो इसी तरह हम चलते जाएंगे। तो जो यहाँ पर एग्जांपल है, 1 किसके साथ रिलेट होगा, 1 तो 1 के साथ रिलेट होगा, 2 किसके साथ रिलेट होगा, 2 तो रिलेट होगा 4 से, लेकिन इस सेट में 4 नहीं है, तो इसका मतलब है जो 2 है इसकी रिलेशन नहीं आएगी, 2 की रिलेशन नहीं आएगी। फिर बचता है 3 किसके साथ रिलेट होगा, 9 से, 9 एलिमेंट यहाँ पे है, फिर है 4 की जो रिलेशन होगी वो होगी 16 से, लेकिन 16 इसमें नहीं है, इसका मतलब है 4 भी रिलेट नहीं होगा, इसका मतलब है 4 भी रिलेट नहीं होगा। यानी कि जो एलिमेंट्स रिलेट हुए वो इस सेट में 1 और 2 हुए, किसके साथ रिलेट हुए, 1 और 9 के साथ। जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है 1 और 2 जिनकी रिलेशन आई उसको बोलते हैं डोमेन, जिनकी रिलेशन आई उसको बोलते हैं डोमेन। और जिनकी इमेज आई, जिन एलिमेंट्स की इमेज आई इस सेट में उनको बोलते हैं रेंज। रेंज कौन है, 1 और 9, यानी कि 1 और 9 ये इमेज है, 1 और 9 ये इमेज बन गई 1 और 3 की, यानी कि 1 की इमेज 1 बन गई, 3 की इमेज 9 बन गई। जो 1 रिलेट हुआ 1 से, जो 1 रिलेट हुआ 9 से, इन दो 1 और 9 जिनकी प्री इमेज है इस सेट में, प्री इमेज का मतलब है जो रिलेट होंगे आगे पिछले वाले सेट से, यानी कि इन दो एलिमेंट्स को बोलते हैं रेंज, और जो सारे एलिमेंट्स है इस सेट में उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो ये आपको समझ आ गया। जिन एलिमेंट्स की इमेज आई उसको बोलते हैं डोमेन, यानी कि 4 और 3 की इमेज नहीं आई, यानी कि 4 और 3 डोमेन नहीं है। डोमेन कौन है फिर इस सेट में, 1 और 3 यानी कि 1 और 3 की इमेज आ गई, इसको बोलेगी डोमेन। यानी कि 2 और 4 की इमेज नहीं आई, लेकिन 4 और 2 जो है ये डोमेन नहीं है, ये डोमेन नहीं है। ये बात आपको समझ आ गई, यानी कि 1 और 2 डोमेन है, जिनकी फिर इमेज आ गई 1 और 9, तो 1 और 9 रेंज बन गया। और जो सारे एलिमेंट्स है इस सेट में, इस सारे एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं कोडोमेन, यानी कि सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं कोडोमेन। और
1 रिलेट हुआ 1 से, 3 रिलेट हुआ 9 से, इसको बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन के अंदर डोमेन और कोडोमेन आया, याद रखना, रिलेशन के अंदर डोमेन और कोडोमेन आ गया। रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट वाला सेट है उसमें जो सारे एलिमेंट्स है वो डोमेन नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल दे दिए अभी, वो खाली 1 और 3, खाली नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 और 2, 1 और 2 डोमेन नहीं है, यानी कि 1 और 3 डोमेन है। कौन है? 1 और 3, यानी कि 1 और 3 डोमेन बन गया। यहाँ पे मैंने गलती से 1 और 2 को ले लिया, 1 और 2 नहीं है, 1 और 3 डोमेन कहलाता है यहाँ पे। यानी कि इनकी रिलेशन आ गई किसके साथ? 1 और 9 के साथ, जिनकी इमेज आ गई 1 और 3। 1 और 3 को इस सेट में हम बोलेंगे रेंज, और जो सारे एलिमेंट है 1 और 9 के अलावा 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इन सारे एलिमेंट्स, जो सारे एलिमेंट है इस सेट में, इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो ये रेंज भी समझ आ गया, डोमेन भी समझ आ गया और कोडोमेन भी समझ आ गया। ठीक, ये होता है रिलेशन का मतलब क्या है? कोई भी रूल, जिस रूल के तहत सेट ए के एलिमेंट रिलेट होंगे सेट बी के साथ, उसको बोलते हैं रिलेशन। यानी कि कोई भी रूल, मैंने यहाँ पर रूल लिया एक्स स्क्वायर के तहत मैंने एलिमेंट्स को रिलेट किया। फिर इसमें डोमेन और कोडोमेन आ रहा है। डोमेन भी मैंने बताया, कोडोमेन भी मैंने बताया। याद रखना यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रिलेशन के अंदर डोमेन बताया। डोमेन क्या होता है? जो हमारा फर्स्ट सेट होता है, जो हमारा इनपुट सेट होता है, इस सेट को बोलते हैं इनपुट सेट, इस सेट को बोलते हैं आउटपुट सेट। जो इनपुट सेट है हमारे पास, इनपुट सेट के अंदर कौन से इनपुट एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, जिनकी इमेज हो इस सेट में आ रही है, वो है 1 और 3। तो 1 और 3 डोमेन कहलाते हैं। 1 और 3 की इमेज बन गई 1 और 9, तो 1 और 9 जो दूसरे सेट, जो आउटपुट के सेट में है, उसको बोलते हैं रेंज, और जो सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन। फिर सेट की डेफिनेशन भी मैंने बताई, रिलेशन की डेफिनेशन मैंने बताई, तो अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा। अब फंक्शन होता क्या है? फंक्शन का मतलब है रिलेशन होना। फंक्शन का मतलब है रिलेशन होना, जिस रिलेशन के तहत सेट ए का हर कोई एलिमेंट, यानी कि फंक्शन एक रिलेशन है, जिस रिलेशन के तहत सेट ए का हर कोई एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट होगा, उसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन एक रिलेशन है, जिस रिलेशन में सेट ए का हर कोई एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट इसके साथ रिलेट हो। यानी कि यहाँ पर सेट बी के हर किसी एलिमेंट के साथ यानी कि बात नहीं कर रहा है। सेट बी में अगर 100 एलिमेंट्स है, ये 100 एलिमेंट के मुतालिक बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इस सेट का हर कोई एलिमेंट, यानी कि इस सेट का हर कोई एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इस सेट में हर कोई एलिमेंट रिलेट होना चाहिए इस सेट के एलिमेंट्स के साथ। यानी कि इस सेट में एलिमेंट है, इसकी इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। इस सेट में एलिमेंट है, इसकी इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। इस सेट में एलिमेंट है, इसकी इमेज होनी चाहिए। अगर इस सेट में 50 एलिमेंट है तो 50 की इमेज होनी चाहिए इस सेट में, तो 50 रिलेट होनी चाहिए इस सेट में। इसको बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच every element of set A is related to elements of set B। आया आपको समझ? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रिलेशन होता है, जिस रिलेशन में सेट ए का हर कोई एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो, उसको बोलते हैं फंक्शन। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। फंक्शन में आता है सेट्स, फंक्शन में आता है रिलेशंस। सेट्स भी मैंने बताया, सेट भी, रिलेशन भी मैंने बताया, लेकिन जो मैंने पहले रिलेशन बताया वहाँ पे मैंने डोमेन बताया, लेकिन उस डोमेन में सारे एलिमेंट
आ सकते भी, नहीं भी आ सकते, लेकिन जो मैंने फंक्शन बताया, फंक्शन में जो मैंने ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेट लिया, पहला वाला इनपुट वाला सेट, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। उन सारे के सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं हम डोमेन। यानी कि जो हमने रिलेशन बताई, रिलेशन में जो डोमेन आया वो आया 1 और 3, बाकी एलिमेंट्स छूटे। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करेंगे सेट ए, इसमें जो डोमेन आ रहा है वो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो डोमेन होंगे, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए। यानी कि ये भी रिलेशन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, जो रिलेशन है, रिलेशन में जो इनपुट वाला सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स है उनकी सारों की सारी इमेज होगी, वो सारे के सारे रिलेट होंगे। जो एलिमेंट इनपुट सेट में है उसको बोलते हैं हम डोमेन, उसको बोलते हैं हम, यानी कि उसको बोलते हैं हम डोमेन। और जिनकी इमेज इस सेट में आई, जिनकी इमेज इस सेट में आई, जिनकी इमेज इस सेट में आई, उसको बोलते हैं हम रेंज, उसको बोलते हैं हम रेंज। और जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं इस सेट में प्लस जिनकी रेंज आई, यानी कि अगर अगर इस सेट में कुछ एलिमेंट्स बचे, अगर इस सेट में कुछ एलिमेंट्स बचे और जो रेंज वाले एलिमेंट्स इसी सेट में है, इन दोनों को मिला के इन सारों के सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं हम कोडोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो यहाँ पर भी आपको समझ आ गया, फंक्शन में जो डोमेन होता है वो जो फंक्शन में जो डोमेन होता है वो इनपुट सेट के सारे एलिमेंट्स हैं। आइए आपको समझ, फंक्शन में जो डोमेन है वो इनपुट सेट के सारे एलिमेंट्स है। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल दे दी। फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं? फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो सेट ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको बोलते हैं डोमेन, और जिनकी इमेज सेट बी में आई उसको बोलते हैं हम रेंज, उसको बोलते हैं हम। तो मैं क्या कह रहा था, फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फंक्शन को जो अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे वो एफ से रिप्रेजेंट करेंगे कि फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इनपुट सेट, इसको बोलते हैं आउटपुट सेट। इनपुट का मतलब है देना, कुछ देना, फिर है इनपुट का मतलब है इस सेट में हम कुछ एलिमेंट्स देते हैं, उनकी इमेज निकलती है, इसको बोलते, इस सेट को बोलते हैं फिर आउटपुट। इस सेट को बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट। इनपुट सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और जिनकी इमेज इस सेट में आ रही है, जिन एलिमेंट्स की इमेज आ रही है इस सेट में उसको बोलते हैं हम रेंज। और जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उनको हम क्या कहेंगे? सपोज इसमें 10 एलिमेंट्स है, सपोज 6 एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेट हुई, 1 2 3 4 5 6, और जो बाकी 4 बचे हैं यानी कि जिनकी इमेज बनी है उसको बोलते हैं हम रेंज। और जिनकी इमेज कुछ नहीं आई, और जिनकी इमेज मतलब सॉरी, यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स है इनकी तो सारी इमेज बनती है सेट बी में, इनकी तो इमेज बनती है बी में, यानी कि जो भी कोई एलिमेंट सेट ए में है उसकी इमेज बन जाएगी सेट बी में। ये तो कंडीशन है, ये तो रिलेट है, ये तो मतलब रिलेशन है, ये तो मतलब फंक्शन की डेफिनेशन भी है। फंक्शन की डेफिनेशन यही कहती है, फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मैंने यहाँ पे बताया, और जो एलिमेंट्स कुछ यहाँ पे सेट बी में बचते हैं, अगर कुछ बचते हैं प्लस रेंज का मतलब क्या है? सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी इमेज आ रही है सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है इनकी इमेज आ रही है सेट बी में, उसको बोलते हैं रेंज, उसको बोलते हैं हम रेंज। और जो एलिमेंट सेट बी में बचे हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम कोडोमेन। तो कोडोमेन का मतलब क्या है? कोडोमेन का मतलब है जो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन। सारे के सारे एलिमेंट्स जो सेट बी में हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन।
और जो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं उसको बोलते हैं हम डोमेन, और जो सारे के सारे एलिमेंट है सेट बी में उसको बोलते हैं कोडोमेन। जिनकी इमेज आई है सेट ए के एलिमेंट्स, जिनकी इमेज आई है सेट बी में, उनको बोलते हैं हम रेंज। थैंक यू वेरी मच।